प्रज्ञाना येस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का आर्टिकल हांगकांग के लिए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से संबंधित है। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। चीन ने हांगकांग के लिए एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मान्यता दी है। यह दूरगामी कानून हांगकांग में बीजिंग की शक्तियों के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए एक नज़र इसकी पृष्ठभूमि पर डालते हैं। वर्ष 2020 में जुलाई का प्रथम दिन हांगकांग की संप्रभुता के हस्तांतरण की 23वीं वर्षगांठ था। इसी दिन वर्ष 1997 में यूनाइटेड किंगडम ने हांगकांग की संप्रभुता चीन को सौंप दी थी। इस नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को चीनी संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे बाद में हांगकांग के मूल कानून का अंग बना दिया गया। इस कानून का शीर्षक हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जनवादी प्रजातांत्रिक चीन का कानून है। अमेरिका और यूके के द्वारा इस कानून की आलोचना की गई है। चलिए अब कानून की विषय वस्तु से संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। चीन द्वारा पारित किए गए इस कानून की प्रमुख मुख्य विशेषताएं 3 भागों में समझी जा सकती हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों को लक्षित करने संबंधी कानून, पुलिस बलों की कार्य प्रणाली से संबंधित बदलाव और विधिक व्यवस्था में बदलाव को शामिल किया जा सकता है। नए कानून में कुछ अपराधों में व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जो प्रदर्शनकारियों को लक्षित करते हुए कठोर दंड देने से संबंधित हैं। नए कानून के तहत अपराधों की श्रेणी में अलगाव, टकराव, तोड़फोड़ व आतंकी गतिविधियों के साथ साथ अन्य देश के साथ मिलीभगत और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले बाहरी तत्वों को शामिल किया गया है। इन सभी 4 अपराधों के लिए कुछ आर्थिक दंड के साथ साथ अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। इसमें बीजिंग या हांगकांग शहर की सरकार के विरुद्ध मिलीभगत के द्वारा गैरकानूनी तरीके से हांगकांग के निवासियों को उकसाना भी एक अपराध के रूप में शामिल किया गया है। यह उन व्यक्तियों के अभियोजन की भी अनुमति देता है जो हांगकांग के निवासी नहीं हैं और नए कानून के तहत अपराधी घोषित किए गए हैं। यह उन विदेशियों पर भी अभियोग की अनुमति देता है जो हांगकांग शहर की कथित राजनीति में शामिल हैं। आइए अब उन बदलावों को जानते हैं जो पुलिस बलों की कार्य प्रणाली से संबंधित हैं। नए कानून के मुताबिक हांगकांग पुलिस बल में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों से निपटने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया जाएगा। साथ ही हांगकांग शहर के न्याय विभाग को एक विशेष अभियोजन विभाग भी बनाया जाएगा। कुछ अपराधों की जांच के लिए पुलिस के पास कुछ व्यापक और विशेष अधिकार होंगे, जिनमें किसी भी परिसर, वाहन व विमान की छानबीन का अधिकार, यात्रा दस्तावेजों के आत्मसमर्पण का आदेश देना, संपत्ति को जब्त करने के साथ साथ मुख्य कार्यकारी की मंजूरी मिलने पर पुलिस के पास फोन की जांच या टैप करने का भी अधिकार होगा। इन शक्तियों के लिए पारंपरिक रूप से अदालत की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। आइए अब कानूनी व्यवस्था में किए गए बदलावों को जानते हैं। चीन हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हेतु कार्यालय नाम से एक नए विभाग स्थापित करेगा। किसी विदेशी देश या बाह्य तत्वों के कारण यदि कोई जटिल मुद्दा सामने आता है तो बीजिंग की स्वीकृति के बाद यह कार्यालय हांगकांग शहर की स्वतंत्र कानूनी अदालतों से अधिकार क्षेत्र को अपने अंतर्गत ले सकेगा। नए कानून के तहत आपराधिक विधियों की व्याख्या की शक्ति चीनी संसद की स्थायी समिति में निहित की गई है, जो समान अपराध के लिए कठोर सजा की सलाह दे सकता है। यदि मुकदमों के परीक्षण के समय राज्यों की गोपनीयता या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामले हों तो इसे मीडिया और जनता की जानकारी से दूर रखा जा सकता है और निर्णय केवल खुली अदालत में दिए जाएंगे। नई समिति के गठन का प्रावधान हांगकांग के मुख्य कार्यकारी के साथ मिलाकर कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी नामक एक नए निकाय बनाया जाएगा। इस समिति को न्यायिक छानबीन से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। इस समिति में बीजिंग द्वारा नियुक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होगा, जो अन्य कार्यों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। आइए जानते हैं कि वर्तमान हांगकांग का अर्ध स्वायत्त शासन क्या है। हांगकांग पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था, जिसे वर्ष 1997 में चीन को सौंप दिया गया था, जो इसका विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गया। हांगकांग एक लघु संविधान द्वारा संचालित होता है, जिसे मूल कानून बेसिक लॉ कहा जाता है। यह मूल कानून चीन की एक देश दो प्रणाली सिद्धांत का अनुसमर्थन करता है। मूल कानून वर्ष 1997 से 50 वर्षों के लिए हांगकांग की उदार नीतियों, शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पुष्टि करता है। आइए अब उन कारणों को जानते हैं जिस वजह से सुरक्षा कानूनों को हांगकांग द्वारा नहीं बल्कि चीन द्वारा लागू किया गया है। मूल कानून के अनुच्छेद 23 के तहत हांगकांग को स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए था। हालांकि हांगकांग की सरकार द्वारा वर्ष 2003 में इस प्रकार के कानून को बनाने की कोशिश की गई तो यह मुद्दा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का जरिया बन गया। तब से सरकार ने कानून को फिर से पेश करने के लिए कई कदम उठाए थे।
सुरक्षा कानून को लागू करने का दूसरा तरीका इसको मूल कानून के अनुबंध 3 में शामिल किया जाना था। अनुबंध 3 रक्षा और विदेश मामलों और अन्य मुद्दों से संबंधित उन कानूनों की एक सूची है जो इस क्षेत्र की स्वायत्तता की सीमा से बाहर है। इस सूची में किसी कानून को जोड़ने के कारण इसे शहर में लागू किया जा सकता है, अर्थात यह कानून स्वतः प्रभावी हो जाएगा। चीन द्वारा इसी मार्ग का चुनाव किया गया है। आइए उन कारणों को जानते हैं जिस वजह से इस कानून की वैश्विक स्तर पर आलोचना की जा रही है। वैश्विक स्तर पर चीन द्वारा प्रस्तावित इस नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की आलोचना कई बिंदुओं पर हो रही है। यूनाइटेड किंगडम व अमेरिका सहित कई यूरोपीय व अन्य देश इसकी आलोचना कर रहे हैं। पहला मुद्दा व्यक्तिगत सुरक्षा व निजी गोपनीयता का है। अनावश्यक रूप से फोन टैपिंग व जांच की प्रावधान ऐसी चिंता का मुख्य कारण बने हैं। हांगकांग में उपस्थित अन्य देशों के नागरिकों के डाटा की असुरक्षा के आधार पर इसकी आलोचना की जा रही है। साथ ही हांगकांग आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का भी केंद्र है। इस तरह के कानून हांगकांग के साथ साथ अन्य देशों के आर्थिक हितों को भी प्रभावित करेंगे। चीन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन सामान्य बात है। यह कानून इस प्रकार की घटनाओं को और भी वृद्धि कर सकता है। हांगकांग आने वाले विदेशी नागरिकों पर अनावश्यक रूप से या तर्क रहित प्रतिबंध, जांच व सजा की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। इसको चीन की क्षेत्रीय प्रसार की कोशिश और रणनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही यह कानून यूके के द्वारा निर्धारित शर्तों का भी उल्लंघन करता है। विमानों की जांच के साथ साथ यात्रा दस्तावेजों के समर्पण का आदेश भी इस कानून में चिंतनीय मुद्दा है। अंततः यह कानून हांगकांग के न्यायालयों की स्वतंत्रता को कम करने के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरनाक साबित होगा। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।